प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी इलेक्टिव के जो मॉडल पेपर हैं सेट 1 और 2023 का मॉडल पेपर है, इसका मैं फुल सोल्यूशन लेकर के आया हूं। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर हम लोगों का 19 अप्रैल को एग्ज़ाम है हिंदी इलेक्टिव के, तो उसका रिवीजन हम लोगों को करा दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आंसर आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा और बिल्कुल अभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को एक गद्यांश दिया हुआ रहता है और उस गद्यांश को आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, याद रखना है। जब आप फाइनल पेपर जब आप लोगों को मिलेगा तो वहाँ पर सबसे फर्स्ट पे एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, उसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके कुछ प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना होता है। तो उसको जब तक आप लोग अच्छे से नहीं पढ़िएगा तब तक फिर जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो पहले गद्यांश दिया हुआ है, देखिए किसके बारे में दिया हुआ है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। ठीक ना, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला और रविंद्र भारती, कुरूपू जैसे महाकवियों एवं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। तो यहाँ पर देखिए यानी कि इसके अनुसार ही एक प्रश्न यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। अभी मैंने जितना पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके लिए जो पहला प्रश्न है ना कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं, तो देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। तो चार ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर होगा ना, याद रखना है महाकवि एवं मनीषी चिंतक, इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से समझ में आएगा, बस आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि कल जो आप लोगों का 19 अप्रैल को जो एग्जाम है ना, उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन आप लोगों को इस मॉडल पेपर से देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए जो काफ़ी मैंने इनसे पहले भी मैंने काफ़ी सारा वीडियो अपलोड किया है, आप वो वीडियो को भी ज़रूर जा करके देख लीजिए। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में हर एक वीडियो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए दूसरा नंबर का जो प्रश्न है कि लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं, तो याद रखना है सत्य धर्मी लोग जो होते हैं वही उनकी स्थापना करते हैं। अगला देख लीजिए, जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है, तो याद रखना है शाश्वतता, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए जो अगला प्रश्न है कि वय का विलोम शब्द आखिर कौन सा है, तो देखिए वय का विलोम क्या होता है, तो आई होता है, आप लोग याद करके रख लें। और यहाँ पर फिर देख लीजिए आगे आप लोगों के लिए एक पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश को पढ़ना है और फिर कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग इसे पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप लोग अच्छे से पढ़ लें। और फिर यहाँ पर देखिए जो इसके लिए प्रश्न है ना यहाँ पर कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, तो पंक्ति में क्या तात्पर्य होता है, इस पंक्ति का मतलब होता क्या है, तो याद रखना है कि कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो भी जीवन नष्ट नहीं होता है, इसका राइट आंसर तीसरा पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला जो है ना कि अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी है, अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी है, तो याद रखना है सपनों, इसका राइट आंसर होगा सपनों से। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए कि प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम में कवि ने क्या प्रेरणा दी है, तो देखिए कवि जो प्रेरणा देना चाहते हैं, ठीक है, क्या देना चाहते हैं कि निराशा त्याग करके कर्मशील बनने की प्रेरणा वो देते हैं, तो इसका तीसरा पॉइंट सही होगा, आप लोग याद करें। और यहाँ पर देख लीजिए जो अगला है ना कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों मोती व्यर्थ बहाने वालों पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो देखिए इसमें जो अलंकार छुपा हुआ है ना पुनरुक्ति प्रकाश है, क्या है पुनरुक्ति प्रकाश, इसमें अलंकार छुपा हुआ है। आप लोग आंसर अच्छे से देखिए, वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख लेंगे ना तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा, बस अंत तक आप देख तो लीजिए, उसके बाद फिर देख लेना। फिर यहाँ पर देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा, ये भी मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो खंड ख आप लोगों के लिए दिया हुआ है ना, तो खंड ख में देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न होता है, तो यहीं से काफ़ी सारा प्रश्न जो है ना एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहीं से क्वेश्चन आएगा।
ठीक है। भले ही आप लोगों को जो गद्यांश, जो काव्यांश रहता है, जो पद्यांश रहता है, वो भले ही ना मिले, वो भले ही ना पूछे, लेकिन हाँ, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को जरूर 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 आएगा। बस आप लोग यही वाला चीज याद करके रखना है, ठीक है। तो देखिए 9 नंबर का जो प्रश्न है ना कि जन संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो याद रखना है इनमें से सभी होगा। क्यों इनमें से सभी होगा? क्योंकि देखिए जन संचार जो होता है ना, सूचना देना होगा, शिक्षित करना भी होगा, रोजगार संबंधी जानकारी देना भी होता है, इसीलिए इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, तो याद रखना है इसमें जो है ना जिज्ञासा का सक्रिय भाव बिल्कुल भी चालू रहता है, ठीक है। जिज्ञासा इसका करेक्ट आंसर होगा, याद करके रखें। और यहाँ पर देखिए जो 11 का प्रश्न है कि विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है, तो याद रखना है पत्राचार इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि प्रकाश में प्रकाशित, मतलब यहाँ पर तो देखिए भारत है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष आखिर क्या है। मतलब देखिए भारत में जो प्रकाशित हो रहा था सबसे पहले बंगाल गजट, ठीक है ना। तो बंगाल गजट का जो प्रकाशन वर्ष है आखिर कितना था, कब हो रहा था, तो याद रखना है इसका राइट जो आंसर होगा ना, आप लोग याद रखिएगा 1780 होगा। क्या होगा? 1780 इसका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर होगा। और आगे देखिए अगला जो है ना यहाँ पर 13 नंबर का कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है, तो याद रखना है किसे शामिल किया गया है। समाचार पत्र को शामिल किया गया है, पत्रिकाएं को शामिल किया गया है, पम्फलेट को शामिल किया गया है, मतलब इनमें से हर एक चीज को शामिल किया जाता है और शामिल किया गया है। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, तो देखिए संपादकीय जो है ना वो संपादक के द्वारा ही लिखा जाता है। आगे देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग कैसा होता है, तो याद रखना है कैसा होता है, मनोरंजक होता है। कैसा होता है? तो मनोरंजक होता है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना 16 नंबर का कि औपचारिक पत्र में किस पत्रों को शामिल किया जाता है। मतलब देखिए औपचारिक पत्र जो होता है ना तो उसमें आखिर कौन कौन चीज को शामिल किया जाता है, तो याद रखना है इनमें से सभी को शामिल किया जाता है। मतलब इसका राइट आंसर होगा संपादकीय के नाम पत्र को शामिल किया जाता है, शिकायती पत्र को भी शामिल किया जाता है और व्यवसायी पत्र को भी शामिल किया जाता है। इसीलिए इनमें से सब इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए जो 17 नंबर का प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो याद रखना है रिमाइंडर को हिंदी में स्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मारक कहा जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लें। देखिए 18 नंबर का जो प्रश्न है ना यहाँ पर कि नोटिस को हिंदी में क्या कहा जाता है, और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद करके रख लें, ठीक है, क्योंकि जरूर पूछा जाएगा यह प्रश्न, ठीक है। तो देखिए सूचना जो होता है ना, मतलब नोटिस जो होता है ना, नोटिस को हिंदी में सूचना ही कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नोटिस को सूचना कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद करके रख लें। और आवाज़ अगर आप लोगों को थोड़ा धीरे धीरे सुनाई दे रहा है तो क्या करूं, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिए, अच्छा से याद करके रख लें, थोड़ा हेडफोन लगा के सुनिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है ना 19 नंबर का प्रश्न, तो 19 नंबर का जो प्रश्न है ना उसके लिए एक पद्यांश दिया हुआ है। इस पद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके यहाँ जो है ना उसका क्वेश्चन का जवाब देना है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मैं एक थोड़ा आप लोगों को पढ़ देता हूँ, ठीक है, कि मुरली तऊ गोपालही भावती सुनी रे सखी जदपि नंदलालाही नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाठो करी अति अधिकार जनावती। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब तो काफ़ी, इसका विस्तार जब आप लोग अच्छे से करिएगा तो बहुत बड़ा इसका एकदम पाठ जैसा बनेगा इसका अर्थ, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन में ही हर एक चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है, तो याद रखना है सूरदास इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए जो 20 नंबर का क्वेश्चन है ना कि प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है, तो याद रखना है इनके जो भाषा है ना ब्रज भाषा राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 21 नंबर का क्वेश्चन है ना कि किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है, तो एक पांव पर किसे खड़ा करके रखा जाता है, तो गोपाल को रखा जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो करके नंद में टिक लगा देंगे, तो गलत होगा, गोपाल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
आगे देखिए अगला जो है ना कि नंद लाला को कौन नचाता है। तो देखिए नंद लाला को नचाता कौन है, तो याद रखना है मुरली नचाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो करके गोपी में टिक लगा देंगे तो सखी में टिक लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो मैं आंसर बता रहा हूँ ना वही आप लोगों को याद करके रखना है। आगे देखिए अगला जो है ना आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि मतलब बोरत तो बोरइयों पे निचोरत बने नहीं। तो पंक्ति में आखिर किस त्योहार का वर्णन हो रहा है, तो याद रखना है इसमें जो है ना होली त्योहार का वर्णन हो रहा है। आगे देखिए अगला जो है ना क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि झहरी झहरी झीनी बूंद है प्रतिमानों में झहरी झहरी में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है। तो याद रखना है इसमें जो है ना पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आप लोग याद करके रखें। आगे देख लीजिए कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। क्या होगा, सुमित्रानंदन पंत को ही प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद करके आप लोग जरूर रख लें, नहीं तो बहुत पछताओगे आप लोग, ठीक है। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि संध्या के बाद में कविता का मूल स्वर क्या है। तो देखिए संध्या के बाद कविता का जो मूल स्वर है, उनका जो मूल स्वर है क्या है, तो ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ इसका राइट आंसर होगा। मतलब 26 का तीसरा पॉइंट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 27 का भी देखिए कि बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है। तो याद रखना है इनके जो कवि है ना नागा अर्जुन है। कौन है, नागा अर्जुन है। आगे देखिए अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है, फिर आप लोगों को एक गद्यांश मिलेगा और इस गद्यांश को पढ़ना है। पढ़ करके जो है ना आप लोगों को 28 से 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों का जवाब देना है, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा यहाँ पर पढ़ देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सारा घर मक्खियों से भिन भिना रहा था, आंगन की अलगनी पर कई पेबंदी लगी। जो पेबंद होता है मतलब ताली जिसे हम लोग बोलते हैं, तो वहाँ पर एक गंदी साड़ी टंगी हुई थी। तो इसी लाइनों से ही हम लोगों को पता चलता है कि यह जो है ना कहाँ से लिया गया होगा। तो देखो दोपहर का जो भोजन है ना यहीं से लिया गया, यहाँ पर कुछ लाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन देख करके आप लोग आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए यहाँ जो हर एक पंक्ति था ना दोपहर के भोजन से लिया गया है। आगे देखिए अगला जो है ना कि विभाग की क्लर्की से किन की छटनी हुई है। तो याद रखना है मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई थी। आगे देखिए अगला जो है ना जो यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है कि आंगन की अलगनी पर कई पेबंद लगी एक गंदी साड़ी टंगी थी। तो यहाँ किसकी साड़ी की बात की जा रही है, की गई है। तो याद रखना है यहाँ जो है ना सिद्धेश्वरी की साड़ी की बात हो रही है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है ना क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति के लेखक का नाम क्या है, तो अमरकांत है। जो जानते हैं वो तो आसानी से जवाब दे देंगे और जो नहीं जानते हैं वो एक दूसरे को चेहरा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग याद करके रख लें, क्योंकि देखिए मैंने जो है ना लेखक और जो उनके मतलब जो लिखे हैं हर एक चीज़ का मैंने वीडियो अपलोड पहले ही कर दिया था। आप लोग नहीं देखे हैं तो वो आप लोगों का गलती है, ठीक है। मैंने बार बार हर एक वीडियो में क्यों बताया है कि मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके देख लो, क्योंकि वहाँ मैंने हर एक वीडियो वहीं पर सेव है। आप लोग वहाँ जा करके देखिएगा तो ही तो मिलेगा, ठीक है, वैसे खोजने से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए 32 नंबर का जो प्रश्न है कि टॉर्च बेचने वाला वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पर पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था। तो देखिए कितना साल बाद में, तो 5 साल बाद में। आगे देखिए अगला जो है ना कि गूंगे को किसने पाला था। तो उनके जो बुआ और उनके जो फूफा हैं उसी ने उसे पाला था। आगे देख लीजिए अगला जो है ना कि ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना किया है। तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा ना 34 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। मतलब तीसरा पॉइंट यानी कि सत्य शोधक समाज का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जो 35 नंबर का है कि उसकी माँ किस विधा की रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर याद करके रख लें। देखिए उसकी माँ जो है ना वो एक कहानी है। क्या है, कहानी है। आप लोग आंसर याद करके रख लें। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार में उन्नति के लिए क्या अनिवार्य होता है।
तो याद रखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार अगर आप लोग चलेंगे, उसके उन्नति का बात किया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, प्रादेशिक भाषा होगा, मत मतांतर होगा, मतलब इनमें से सब इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लीजिए कि अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक बार अगर मुझे देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो हर एक बार एग्जाम में यह जो प्रश्न है ना रिपीट होता है हर एक बार, ठीक है, तो आप लोग जरूर याद करके रख लें। तो देखिए यहाँ जो है ना कि अंडे के छिलके किस प्रकार की एकांकी है, तो याद रखना है पारिवारिक है। क्या है? पारिवारिक है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है ना कि हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल में भेजे गए हैं, तो याद रखना है कौन स्कूल में वो गया था, तो इसका राइट आंसर होगा बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल। क्या होगा? बड़ौदा का जो बोर्डिंग स्कूल था वहीं पर उसे भेजा गया था। इसका जो है ना तीसरा पॉइंट बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला जो है ना यहाँ पर कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल, ठीक है, मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकरित किया गया था, मतलब उसे पुरस्कारित किया गया था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ना पद्म भूषण होगा। क्या होगा? पद्म भूषण उसे मिला था। आगे देखिए अगला जो है ना, और इस मॉडल सेट का इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो देखिए आवारा मसीहा जो है ना वो एक जीवनी परख है। क्या है? तो वो जीवनी परख है, आप लोग अच्छे से याद करके रख लें, ठीक है। और देखिए इसके बाद में भी आप लोगों को और काफ़ी सारा वीडियो मैं दूंगा आप लोगों को, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा के रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग तैयार रहें, बस आप लोग तैयार रहें। जैसे नोटिफिकेशन जाएगा आप लोगों के पास में बस फटाफट वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना, नहीं तो बहुत पछताओगे अगर एक भी वीडियो मिस हुआ तो, ठीक है, क्योंकि मैं वही चीज़ आप लोगों को बताता हूँ जो परीक्षा में एकदम पक्का पक्का वहीं से भिड़ने वाला है, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को एकदम दिमाग में सेट करके रख लें। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर भेज दें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।